फार्म हाउस शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर उपनगरों में था। पहाड़ी सड़क खतरनाक तरीके से घुमावदार थी, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ चट्टानी पहाड़। जब मैंने पुलिस की जीप को, जो हमारे आगे थी, एक बेहद संकरी सड़क पर ओवरटेक किया, तो प्रणय ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी होंडा सिटी कुछ दिल दहला देने वाले पलों के लिए हवा में लटक गई थी। फिर वो सड़क पर वापस आई और तेजी से आगे बढ़ गई। प्रणय चीख पड़ा, आराम से दोस्त। क्या तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हें रोक ले? इससे हमें और देरी हो जाएगी। शर्लक, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा रहे हैं? अदिति का एक फोन कॉल और पुरानी यादें मेरे दिमाग को उस तरह खींच रही थीं जैसे कि दलदल में फंसे दरियाई घोड़े। मैंने कार को तेजी से दाईं ओर मोड़ा, जिससे 4 पहियों के स्किड के साथ टायरों की जोर से आवाज आई। प्रणय ने बातचीत की एक और कोशिश की। उसे घबराहट में बात करना पसंद है। वो वही लड़की है ना? प्रणय 29 साल का था, मुझसे उम्र में 1 साल बड़ा, लेकिन व्यक्तित्व के हिसाब से कई साल छोटा। उसने मेरे साथ हंट डिटेक्टिव एजेंसी में पार्टनर के रूप में काम शुरू किया था। यह एक ऐसा समझौता था जिसमें मैं ऑफिस के कामकाज में अपना समय और पैसा लगाता था और वो बस इसे खर्च करता था। वह तब मेरी टीम में था जब मैं एक अमेरिकी आईटी कंपनी में काम करता था। अपने एमबीए के बाद मैंने डॉलर के सपने का पीछा किया, दिन में 18 घंटे काम किया, अपने लक्ष्य से ज्यादा हासिल किया और कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र का जनरल मैनेजर बन गया। अपनी नौकरी के पहले 6 महीने में मुझे अदिति को खुद को काबिल साबित करने की महत्वाकांक्षा ने प्रेरित किया था। उसे अपना आदमी सफल चाहिए था। जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं वर्कहॉलिक्स की जमात में शामिल हो गया, जहां हर दिन की शुरुआत एक कॉफी के साथ फोन कॉल से होती थी और हर रात किसी क्लाइंट को खुश करने के लिए पब में खत्म होती थी। जिंदगी किसी तरह की गहरी प्रतिस्पर्धा बन गई थी, जहां मेरी भावनात्मक हार को मेरी पेशेवर सफलता से बदला जा रहा था। मैं उस दौड़ का हिस्सा बन गया जिसे वे चूहों की दौड़ कहते हैं। यह इसी तरह चलता रहता, मुझे एक स्टीरियोटाइपिकल युवा मोटा वाइस प्रेसिडेंट बना देता, जिसे 35 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ता, और फिर उसे एक भारी बैंक बैलेंस, एक मॉडल पत्नी और 2 लग्जरी अपार्टमेंट में सुकून मिलता। सौभाग्य से 2008 की महान मंदी आ गई और मुझे अपनी टीम के कुछ सदस्यों को निकालने के लिए कहा गया। अब मेरी कुछ प्रमुख व्यक्तित्व विशेषताएं हैं जो मेरे कार्यों को मार्गदर्शित करती हैं। उनमें से एक है मेरे ऊपर सौंपी गई चीजों या लोगों के प्रति एक अत्यधिक जिम्मेदारी की भावना। अदिति इसे मेरा समुराई सम्मान कोड कहती थी। मैंने कंपनी के फैसले का विरोध किया, यह धमकी देते हुए कि अगर मेरी टीम के किसी भी सदस्य को निकाला गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे विश्वास था कि वे मुझे खोने का जोखिम नहीं लेंगे। मैं गलत था। मैंने अपनी टीम के सदस्यों को सकारात्मक सिफारिशें दी और हम अलग हो गए। निकाले गए कर्मचारियों में से एक था प्रणय, जो मेरी पूर्व टीम में तकनीकी सलाहकार था। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से घुलते मिलते थे, इसलिए उसका मेरे अपार्टमेंट में किराया बचाने के लिए शिफ्ट हो जाना स्वाभाविक था। प्रणय मेरे अच्छे दोस्तों में से एक बन गया। इसका कारण यह था कि उसके पास वह दुर्लभ प्रतिभा थी कि वह मेरे साथ शराब पीने के दौरान बैठ सकता था, बिना किसी बेवजह की बात किए। मेरी नई बेरोजगारी की स्थिति के साथ मेरे पास अचानक बहुत सारा समय था। प्रणय और मैंने यह तय किया कि हमें आत्मचिंतन के लिए ब्रेक की जरूरत है और गोवा पर सहमति बन गई। हमें यकीन था कि कुछ हफ्तों की समुद्री हवा और धूप से हमारे दिमाग साफ हो जाएंगे। प्रणय ने एक समुद्र तट पर एक झोपड़ी का इंतजाम किया। यह गलत कदम साबित हुआ, क्योंकि हमारी छुट्टी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तट पर नशे में पड़े रहने में बीता,
उन फ्रांसीसी लोगों के साथ जो महत्वाकांक्षावाद के दर्शन के अनुयायी थे। अपने पेशेवर जीवन के भविष्य की संभावनाओं पर विचार करना मुश्किल था, जबकि हवा में मारिजुआना का धुआं तैर रहा था। जैक डेनियल की एक बोतल हमेशा एक हाथ की दूरी पर थी और कुछ टॉपलेस फ्रांसीसी लड़कियां अपने खूबसूरती से फिट शरीर पर ढेर सारा सनस्क्रीन लगा रही थीं। 1 महीने तक निष्क्रिय रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बाकी की जिंदगी आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतीक्षा करते हुए एक समुद्र तट पर नहीं बिता सकता और वापस आने का फैसला किया। वापसी के सफर के दौरान बस में मुझे उनमें से एक अचानक एहसास हुआ जो मुझे एक निजी जासूस बनने की ओर ले गया। रात के 2 बजे होंगे और बाकी सभी यात्री मोरफियस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था और मुझे लगा कि मैं कॉरपोरेट जीवन के प्रतिबंधों से निराश और घृणित था, जो चापलूसी को प्रतिभा मानता है और अहंकार को पुरस्कार के रूप में देता है। सरल शब्दों में इसका मतलब था कि मेरे पास जो एकमात्र नौकरी का प्रस्ताव था वह 30% कम वेतन का था। बस उन घाटों में से एक पर रुकी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और विस्मय से भर गया। काली रात का आकाश लाखों चमचमाते सितारों से क्षितिज पर जगमगा रहा था। गहरी खामोशी छाई हुई थी और अचानक मुझे एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। मैं खुद को होने में संतुष्ट महसूस कर रहा था, बनने में नहीं। एक समय था जब मुझे प्रकृति का आनंद लेना पसंद था। बीते सालों की इस सफलता की दौड़ में मैं उसकी खुशियों से अनजान हो गया था। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली शांति थी। मैं निडर महसूस कर रहा था और मुझे अपने भाग्य का एहसास हो रहा था जो मेरी चिंताओं का मजाक बना रहा था, क्योंकि वे चिंताएं उस अनंत ब्रह्मांड के मुकाबले में नगण्य लग रही थीं, जिसमें मेरे सामने अनगिनत अवसर थे। मैं किस बात की चिंता कर रहा था? वैसे भी एक दिन मुझे मरना ही था। जब मैं इस नई ताकत के साथ प्रकृति की गोद में बैठा था, तभी अचानक मुझे अपने मामा की वसीयत याद आई। वह बूढ़ा आदमी मेरा आदर्श हुआ करता था और भोपाल में एक जासूसी एजेंसी चलाता था। जब मैं किशोर था, गर्मियों की छुट्टियों में उनसे मिलने जाया करता था। मुझे उनके एक कमरे के ऑफिस में बैठकर उनकी केसों की कहानियां सुनना आज भी याद है। पैटर्न हमेशा एक जैसा होता था। वह एक केस को याद करते और उसे मेरे सामने रखते। मेरा काम होता कि मैं अंदाजा लगाऊं कि अपराधी कौन है। जब मेरा अनुमान सही होता तो वह मेरे ऊपर बहुत खुश होते। उनकी हौसला अफजाई से प्रेरित होकर मैं खुद से वादा करता था कि मैं भी उन लोगों की बिरादरी का हिस्सा बनूंगा जो लोगों की जिंदगी में व्यवस्था बहाल करते हैं। यह सबसे गुप्त रहस्य था जब तक कि मैं 15 या 16 साल का नहीं हो गया। फिर एक दिन मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने सोचा, क्यों? जो जुनून मैंने एक लड़के के रूप में पाला था एक युग पहले, वे अब मुझे मूर्खतापूर्ण नहीं लग रहे थे। बल्कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने कितनी आसानी से अपने सपनों को दबा दिया और ऐसा पेशा चुन लिया जो परिस्थितियों से ज्यादा संबंधित था, न कि मेरी स्वतंत्र इच्छा से। मेरी नौकरी जाने से 1 महीने पहले एक रिश्तेदार ने फोन करके मुझे बताया कि मेरे मामा की मौत डायबिटीज से हुई किडनी फेलियर के कारण हो गई थी। वह 66 साल के थे और अकेले और गरीब मरे थे। उनके पास एकमात्र मूल्यवान संपत्ति उनके ऑफिस का एक कमरा था, जो एक जर्जर इमारत की पहली मंजिल पर था। मुझे बताया गया कि उन्होंने वह संपत्ति मेरे नाम कर दी है और उसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए थी। हर दिन ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप अपनी इच्छाओं का पीछा करने के लिए किसी और के पैसे पर दांव लगा सकें। गोवा में एक फ्रांसीसी महिला ने मुझसे कहा था, सब कुछ एक कारण से होता है। हो सकता है कि अभी तुम्हें इसका पता न हो, लेकिन इंतजार करो और देखो। ब्रह्मांड की बुद्धिमानी पर शक मत करो।
क्या यह हो सकता है कि ब्रह्मांड मुझे अभी कोई संकेत दे रहा था? मैं अचानक उत्साहित हो गया। प्रणय मेरे बगल में सो रहा था जब मैंने रात के 2:30 बजे उसकी पेट पर हल्का सा धक्का दिया। दोस्त, मुझे लगता है हमें एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करनी चाहिए। जानते हो, रहस्यों को सुलझाना, अव्यवस्था से व्यवस्था बनाना और वो सब। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जोर से खर्राटे के साथ जवाब दिया। मैंने इसे एक शुभ संकेत माना। लंबी कहानी को छोटा करूं तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी डिटेक्टिव एजेंसियों में से एक में प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया, या कम से कम उन्होंने ऐसा ही दावा किया था। मेरे प्रशिक्षण के पहले 2 महीनों में मुझे घरेलू, कॉरपोरेट और बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच के बीच घुमाया गया, जहां मैंने असली मामलों की बजाय यांत्रिक उपकरणों और कॉरपोरेट संचार में ज्यादा प्रशिक्षण लिया। जैसे ही प्रशिक्षण अवधि समाप्त हुई, मैंने घरेलू जांच का विकल्प चुना। ऐसा लगा कि मैंने सही निर्णय लिया था, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं एक प्रभावी संसाधन के रूप में प्रसिद्ध हो गया था और अंततः एजेंसी का निदेशक सभी कठिन मामलों को मुझे सौंपने लगा। 8 महीने बाद मैं भोपाल गया और अपने मामा की संपत्ति बेच दी, बेंगलुरु लौट आया, एक छोटे से ऑफिस को किराए पर लिया और प्रणय और आरती के साथ अपनी खुद की निजी जासूसी एजेंसी शुरू की। सब कुछ मेरी संतुष्टि के अनुसार चल रहा था। सब ठीक था जब तक उस रविवार की दोपहर अदिति का फोन नहीं आया। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।